हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। आज हम लोग टीआरई पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज के अगले कड़ी में साइंस का हम लोग लास्ट लेक्चर होगा। ये 11-12 का डिस्कशन है। 11-12 में जो भी प्रश्न पूछा गया था टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, उन सब प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और ये दिस सेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द टीआरई स्टूडेंट्स, वेदर ही इज कैंडिडेट ऑफ 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11-12। तो हम लोग मूव करेंगे आगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं जो कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है टीआरई 1 का, जो दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत फ्लक्स पैदा करता है वह है। अब देखिए, जब ये कैंडेला, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कैंडेला किसका, ये भी पूछा जा सकता है कैंडेला किसका यूनिट है। तो ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता है। क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है कैंडेला होता है, रिप्रेजेंट करते हैं CD से। अब जब भी हमको फ्लक्स ऑफ लाइट, फ्लक्स मतलब क्या होता है, जो मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है बीच में, ये एक क्लोज सरफेस है, 3D क्लोज सरफेस, मतलब एक आप ले लीजिए होलो बॉल ले लीजिए, बॉल के बीच में कहीं लाइट है, तो लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो क्या है, चारों तरफ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? चारों तरफ निकलती है लाइट, है कि नहीं? तो अब ये जो लाइट निकल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं आप लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली एनी एरिया, उस एरिया से जितना आउटवर्ड या इनवर्ड होता है उसका पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, तो उससे जितना निकल रहा है उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ भी वही करते हैं हम लोग। तो फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी देता है वो इनटू ये चारों तरफ जा रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग 4 पाई यूज करते हैं। इतना आएगा, इतना ल्यूमेन, यूनिट होगा ल्यूमेन। ठीक है, तो 4 2 जा 8 पे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द स्प्रे बोतल यूसेज ऑफ विंडो और हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम। जैसे स्प्रे मारते हैं ना, ड्यू मारते हैं ना, तो जैसे ड्यू का ये बोतल है, नॉब है, यहाँ से एक पतला सा ये रहता है, इसमें अंदर में हाई प्रेशर में भरा रहता है आपका स्प्रेयर। जैसे ही इसको आप पुश करेंगे तो यहाँ से काफी मतलब जो है सो फास्टली स्प्रे आएगा आपका, वहां से परफ्यूम हो चाहे जो भी है तो वो निकलेगा आपको। तो कह रहा है ये किस फिजिक्स के किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है? कैपिलरी एक्शन नहीं, कैपिलरी एक्शन से तो प्लांट में जो पानी ऊपर चढ़ता है, या जो कैपिलरी एक्शन से आप देख रहे होंगे जो दीपक की बाती में जो ऑयल ऊपर चढ़ता है वो सब होता है, तो ये तो नहीं होगा। बर्नौली प्रिंसिपल के कारण इसे होता है, पास्कल लॉ नहीं होगा। पास्कल लॉ जो क्या कहता है, जो कहीं पर क्लोज कंटेनर में अगर आपने कहीं पर प्रेशर लगाया है तो वो इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ क्या है हमारा ये बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौली प्रिंसिपल कहता है, जो बर्नौली प्रिंसिपल वर्क, पहले एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है जो बर्नौली प्रिंसिपल वर्क्स ऑन द, ये बर्नौली प्रिंसिपल वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये समझिए, हमेशा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। और ये जो दो बात होती है इसमें, क्या होता है, जब कोई चीज हाई स्पीड से, देखिए जब स्टेशन पर आप खड़े रह रहे हो और जब वहां वंदे भारत गाड़ी आएगी और बहुत हाई स्पीड ट्रेन आएगी तो आपको कहेगा प्लेटफॉर्म से थोड़ा पीछे आ जाइए। ऐसा क्यों कहता? अगर वहां पर स्टॉपेज नहीं है उस गाड़ी का। तो जब ये क्या है ना, हाई स्पीड में जब भी कोई गाड़ी है, कुछ भी है हाई स्पीड में आ रही है ना, तो क्या आ रहा है, इसके साथ एयर भी मूव कर रही है इधर फ्रिक्शन के कारण, या आगे फेस है तो उसके कारण जो है पुश कर रहा है तो एयर मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो जब भी हाई स्पीड एयर चल रही है तो उसके बगल में जो है, बगल में क्या हो जाता है, लो प्रेशर जोन जो क्रिएट हो जाता है। जैसे ही स्पीड हाई तो प्रेशर लो, जैसे स्पीड लो तो प्रेशर हाई हो जाएगा। इसीलिए वहां पर कहता है जो अलग हो जाइए। जैसे दो बोट आ रही है ना, ओशन या समुद्र रिवर में दो बोट चल रही है, तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस उसको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो दोनों आके कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि स्पीड में चल रही है दोनों गाड़ियां, दोनों बोट, दोनों नाव, और बीच में या दोनों शिप कहिए, बीच में क्या होगा, लो प्रेशर जोन दोनों तरफ से हो जाएगा। लो प्रेशर जोन होगा तो दोनों इस तरफ अपने आप शिफ्ट होने लगेगी, कोलैप्स करने का डर रहता है। जैसे आंधी आ जाती है जोर का, अब किसी का घर बना हुआ है किस चीज का, मान लीजिए जो ऊपर में उसने ये दे रखा है, एस्बेस्टस दे रखा है, या ये टीना दे रखा है ऊपर से, या वो कोई फूस का छप्पर है। अब अगर आंधी जोर की आएगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो हवा चल रही है घर के ऊपर में,
जो ऊपर में फूस का घर बना हुआ है, फूस का जो छप्पर डाला हुआ है, उसके ऊपर हवा तेज चल रही है, तो ऊपर में हवा तेज चल रही है तो क्या होगा, लो प्रेशर जोन। आपका घर चारों तरफ से बंद है, अंदर में तो हवा घुसी नहीं, लो प्रेशर जोन। जब नीचे लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर है, तो क्या होगा, ऊपर लो प्रेशर है, हाई स्पीड में है हवा, लो प्रेशर हो गया एलपी है, और नीचे क्या हो गया, घर के अंदर एचपी हो गया, तो हवा का मूवमेंट क्या होना शुरू हो जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागने का कोशिश करेगा। इसीलिए देखते हैं छप्पर ही उड़ जाता है, जहाँ आंधी बहुत तेज होगी तो छप्पर वो तो अपना प्रेशर में उड़ाता ही है, लेकिन मुख्य जो मेन कारण हो जाता है यही लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, बर्नौली प्रिंसिपल। अब बर्नौली प्रिंसिपल को वैसे तो हम पढ़ेंगे ही, बर्नौली प्रिंसिपल का जो लिखा जाता है वो होता है P1, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड प्लस हाफ रो V स्क्वायर, रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 लिखिए, इज इक्वल टू होता है P2, ये है P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। इसमें ये क्या है, रो GH2 लिख लीजिए। ये क्या है, यहाँ पर टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी, दोनों बराबर हो गया एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ये क्या है, प्रेशर एनर्जी, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर हेड, इसे प्रेशर लिखे हुए ना हम, तो ये प्रेशर हेड बोला जाता है, इसे बोला जाता है। ये है वेलोसिटी हेड, ये है पोटेंशियल हेड। पढ़ाएंगे हम, जब उधर डिटेल्स में पढ़ाने लगेंगे तो पढ़ाएंगे। तो उसका सही आंसर हमने बता दिया था, ये बर्नौली होगा। अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ट्रेड नेम ऑफ द बेसिक लेड कार्बोनेट, जो बेसिक लेड कार्बोनेट जो बाजार में मिलता है ना, उसका ट्रेड नेम क्या है, किस नाम से उसको ट्रेड किया जाता है। तो मार्केट में एक चीज मिलता है व्हाइट लेड बोलते हैं उसको, सफेदा, सफेदा के नाम से ही क्षारीय लेड बिकता है बाजार में। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए, सफेदा। अब आगे बढ़े, अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अब जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है 11th-12th में, तो पीरियोडिक टेबल जैसे ही पढ़ाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, आइदर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं, या नहीं तो टॉप टू डाउन आ सकते हैं। तो जब भी टॉप टू डाउन आते हैं तो साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये होता है टॉप टू बॉटम आने पर। जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज करता है, रेडियस डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा, उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इतना चीज तो जानना है, इसी 4 में से 5 में से कोई एक पूछा जाता है। तो लेकिन आपको क्या चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए जो ये जो दे रखा है अंडर ग्रुप है कि अंडर पीरियड है। ग्रुप टॉप टू बॉटम और पीरियड हो गया लेफ्ट टू राइट। क्लियर है। तो कह रहा है लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। तो ये देखिए ऐसे होता है ना, लिथियम थोड़ा जगह छोड़ेंगे, यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या होता है ऑक्सीजन। तो ये क्या हमारा बात जो कर रहा है एक पीरियड में बात कर रहा था। जैसे हम इधर से इधर आते हैं तो क्या होता है, रेडियस डिक्रीज करता है। तो सबसे ऊपर में क्या है, सबसे लेफ्ट में क्या हो गया, लिथियम। तो लिथियम होगा सही आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न है द फेनोमेनन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय। कह रहा है जो फोटोसिंथेसिस जो होता है किसमें, प्लांट में, पौधों में, प्रदीप्ति कालित। देखिए सब अब फोटोसिंथेसिस नहीं बोलेंगे तो हिंदी माध्यम में भी जो पढ़ा होगा ना वो प्रदीप्ति कालित का मतलब ही नहीं समझेगा। इसीलिए साइंस में दोनों मतलब लैंग्वेज में, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका खोज किसने किया था ये आपको बताना है। इसका क्या था, अब तो ये तो सीधा याद करने वाला है, गार्नर एंड एलार्ड। अब फोटोसिंथेसिस में जो जानना है मेन चीज, उसमें दोनों चीज पढ़ के रखिए। आपका डार्क रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है। उसमें पूछा जाता है क्या, जो O2 जो रिलीज होता है वो कहां से आता है, ये पूछा जाता है। क्लियर है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली ऑफ केरला इज प्रिजर्व्ड बिकॉज। साइलेंट वैली ऑफ केरला क्या है, साइलेंट वैली में ये एक तरह से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पाया जाता है। तो कंटेंट वेरी रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सही आंसर ये होगा। अगला प्रश्न पर करा ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इन मैमल। नॉर्मल जो हम लोग रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब हो गया जब भी करेगा ना रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। श्वसन का जब भी हम बात करते हैं इसमें दो चीज आ जाता है, एक होता है इनहेलेशन
इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। एक्सहेलेशन मतलब सांस का अंदर लेना, अंदर अंदर और ये बाहर, मतलब सांस का बाहर छोड़ना और अंदर लेना, दो काम होता है। क्लियर है? अब देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो हमारा जो लंग्स है, लंग्स कैसे है बना हुआ, ये ट्रेकिया अपना, ये ओसोफेगस के बगल में जो है सो विंड पाइप आता है, विंड पाइप के बाद अपना लंग्स ऐसे कुछ बना हुआ, ठीक है, हाँ ऐसे कुछ बना। यहाँ पर ऐसे इस शेप में हमारा इसे थोड़ा सा मोटा करके डायफ्राम है, यहाँ से है, ये सब जाने ना, एवियोली एवियोलर ये सब जानता चाहिए। ब्रोंकाइटिस जो डिजीज होता है किससे, लंग्स से रिलेटेड है, तो ये डायफ्राम है। नॉर्मल स्थिति में आपका डायफ्राम इस स्थिति में रहता है, क्या है, आर्क टाइप का है। जैसे ही आप सांस लेते हैं, भरते हैं, तो ये थोड़ा सा पुश होता है और ये कंप्लीट ऐसे करके फ्लैटेंड हो जाता है। क्लियर है? तो उसमें होता है क्या, सांस लेने और छोड़ने क्रम आप फील कीजिएगा, क्या महसूस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? तो नीचे ये डायफ्राम है, इस पर क्या असर पड़ रहा है उसको देखिए। जैसे सांस ले रहे हैं तो पुश हो रहा है नहीं, ये सांस लेंगे ये सब फूलेगा, ये थोड़ा सा पुश हो जाता है, फ्लैटेंट हो जाता है। जैसे ही सांस छोड़ेंगे ये ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा, ये डोम शेप या आर्क शेप बन जा रहा है। अब आइए प्रश्न कर रहा है कि रेस्पिरेशन में मैमल का ये कैसा हो जाता है। तो अभी तो हमने पढ़ा रेस्पिरेशन में दोनों चीज आएगा, तो आर्क शेप तो बनेगा ही और फ्लैटेंड होगा ही, समझ रहे हैं बात को, तो दोनों होना चाहिए, तो मोर देन 1 सही ऑप्शन होगा डी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, अगले प्रश्न में आए, अगला प्रश्न में आइए। हाँ, करा द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, मतलब जो हमारा जो प्रतिरोध क्षमता होता है ना, वही जब कोरोना आया था उस समय में सब प्रतिरोध क्षमता का बात करता था। प्रतिरोध क्षमता होता है क्यों, प्लेटलेट्स के कारण, लिम्फोसाइट्स के कारण, आरबीसी के कारण। अब देखिए ये लिम्फोसाइट्स वर्ड दे दिया, तो आपको जानना पड़ेगा क्या होता है। एक होता है ल्यूकोसाइट्स, एक होता है इरिथ्रोसाइट्स, एक होता है ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, और दूसरा क्या होता है लिम्फोसाइट्स। हमने क्या क्या पढ़ा है, ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स और एक होता है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स जो होता है ना, ल्यूकोसाइट्स का ही, ल्यूकोसाइट्स जो होता है वो लिम्फोसाइट्स का ही एक टाइप होता है। ये ओबीसी का है, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ये डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होता है। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स फर्दर जाके डिवाइड हो जाता है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, स्नोफिल, बेसोफिल, फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड होता है ल्यूकोसाइट्स। तो उसमें जो हमारा लिम्फोसाइट्स होता है ना, लिम्फोसाइट्स को बेसिकली ब्लड, डब्ल्यूबीसी का मैक्सिमम पार्ट लिम्फोसाइट्स होता है, तो लिम्फोसाइट्स को सिनोनिमली मतलब जो है सो, और बेसिकली डब्ल्यूबीसी की जगह भी यूज कर लेता है या ल्यूकोसाइट्स की जगह यूज कर सकता है। तो आपको चाहे लिम्फोसाइट लिखा रहे चाहे ल्यूकोसाइट लिखा रहे, आप उसको डब्ल्यूबीसी से ये करें, कंपेयर करें। और उसमें भी डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स हमने बोला, ल्यूकोसाइट्स में जो लिम्फोसाइट्स 5 पार्ट होता है ना, उसमें हर एक पार्ट का अलग काम होता है। ल्यूकोसाइट्स में यानी डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट्स पार्ट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। तो सही आंसर तो डब्ल्यूबीसी होगा, लेकिन हो सकता है ना अगली बार आपको ये भी पूछे ना, जो हो सकता है आरबीसी दे दे, आरबीसी का नाम दे दे, इरिथ्रोसाइट दे दे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स दे दे, है ना, आप प्लेटलेट्स की जगह आपको उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और उसको ध्यान से नहीं आ रहा है उसको देखिएगा। प्लेटलेट्स के लिए भी हम लोग कुछ अलग वर्ड एक यूज करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स यूज करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, हाँ थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? तो आपको याद रखना है क्या क्या, ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न है, मायोपिया इज अ डिस्टेंस। अब देखिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़िएगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब दृष्टि दोष पढ़िएगा आप। जितना क्लियरिटी के साथ दिया हुआ ना 10th में, उतना ही काफी है आप लोगों के लिए 10th क्लास में। तो 3 तरह का दृष्टि दोष दिया हुआ,
एक देता है निकट दृष्टि दोष, निकट, एक देता है दूर दृष्टि, और एक देता है उसका हिंदी में तो मुझे नाम नहीं ध्यान में है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। क्लियर है? तो निकट दृष्टि आपको याद नहीं रहता है ना, तो इसे याद कीजिएगा। जैसे निकट दृष्टि है, जैसे माइन यूज करते हैं ना, उससे निकटता का बोध होता है। ये दिस इज माइन, मतलब क्या है, मेरा है, तो उससे निकटता का बोध लगता नजदीक है। तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष का, मायोपिया बोलते हैं हम लोग क्या, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को। उसके बाद होता है हाइपरमेट्रोपिया, HYPER, हाइपर मेट्रो। आपको लग रहा है ना इंग्लिश बता रहे हैं, आप देखिए ना नाम यहाँ पर क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश देखिए तो क्या लिखा है, निकट दृष्टि जो लिखा है, कुछ लिखा है मायोपिया। अब जो ऐसा मायोपिया लिख देगा आप नहीं समझ रहिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसको बोलते हैं हम लोग, जो थर्ड वन है प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो अब देखिए इसको पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। हमने क्या बताया, जो 3 तरह के दोष हो रहे हैं, मायोपिया, मायोपिया, इसको बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और तीसरा होता है प्रेस बायोपिया, इसका हिंदी हम नहीं जानते हैं, प्रेस बायोपिया। क्लियर? अब इस तीनों में क्या होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, इसका मीनिंग आप जानते रहिएगा ना। तो निकट दृष्टि दोष जब कहेंगे, जो दोष वहां की वस्तु क्लियरली दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु, दूर और निकट से क्या मतलब समझते हैं, जो आपके आंख से दूर है, दूर का क्या मतलब 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर नहीं, थोड़ा दूर जाए, मतलब आपको 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर के बाद ठीक से क्लियरली विजन नहीं हो पा रहा है। और एक होता है प्रेस बायोपिया, इसमें दोनों तरह के डिजीज, इसमें ओल्ड एज के लिए होता है, ये ओल्ड एज डिजीज है, मतलब आपका सिलियरी मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेंस में ठीक से रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, उससे संबंधित है। अब बात आती है इस दोनों तरह के दोष को दूर करने के लिए। हाँ, बात एक और आ जाती है, जो सर ये जो निकट दृष्टि दोष है, तो निकट नाम ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा ही रहता है, जो निकट का दोष है, निकट का नहीं दिखता है तो निकट दृष्टि दोष, तो उससे नहीं ये इसको नोमेनक्लेचर किया है। नोमेनक्लेचर जो क्या गया, ये मान लीजिए आंख है, तो इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। अगर रेटिना से पहले आपका हो सकता है ना, जो किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है, जब तक आपके रेटिना पर नहीं बनेगा ना, तब तक आप देख नहीं पाएंगे उस ऑब्जेक्ट को। तो क्या क्या केस हो सकता है, एक हो सकता है रेटिना के पहले बन जाए, एक हो सकता है क्या इमेज रेटिना के बाद बन जाए। तो दोनों केस में से किसी भी केस में नहीं दिखेगा। तो रेटिना के पहले बन रहा तब भी इसको रेटिना पर खींच के लाना पड़ेगा इमेज को, बाहर से हम लोग चश्मा पहनेंगे या लेंस लगाएंगे। और रेटिना के बाद बन रहा तो भी इसको खींच के लाना पड़ेगा कहाँ पर, इमेज को, रेटिना पर, ताकि आप देख पाए। तो रेटिना के पहले जो बन जाता है इसको बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष, क्योंकि रेटिना से पहले ही बन गया। रेटिना के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। अगर इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ये बताने में कि किस तरह के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस तरह का लेंस हम लोग यूज करते हैं। अब इसको दूर करना है, इसको क्या करना है, ये यहीं पे इमेज बढ़ना गया ना, तो इस इमेज को हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो इस इमेज को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइट को थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। फैलाने के लिए क्या करते हैं, 2 तरह का लेंस होता है, अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लेंस, ये कनकेव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग होता है, इसमें जैसे ही लाइट फॉल करेगा ना इधर से, ये डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट को इससे पहले एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे, तुम फैल जाओ लाइट यहाँ पर, इधर फैल गया, अब जो बनेगा तो रेटिना बन के जाएगा। जो पीछे बना हुआ उसके लिए क्या करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे, पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज हो गया, अब तो नजदीक आइए गया, और उसके बाद और ये मुड़ेगा तो और नजदीक आके रेटिना पे बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए मायोपिया के लिए हम लोग कौन सा, कॉनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस, और प्रेस बायोपिया के लिए हमको दोनों बाय कॉनकेव हम लोग ये करते हैं, उसको कॉनकेव कन्वेक्स बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो हमारा क्या है, मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष है। तो इसको हम लोग ठीक से देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट
कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्वेश्चन अच्छा वो तो खाली उसका डेफिनेशन पूछा है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर के ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख पाएगा। पूरा डिटेल्स हम बता दिए। चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो द टर्म हेरिडिटी चीफली रिफर्स टू, हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, मतलब किस वर्ड के लिए, एनाटॉमी ना, ह्यूमन एनाटॉमी वो थोड़े पढ़ते हैं, म्यूसिस नहीं, और जेनेटिक्स, यस जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकता से, अनुवांशिकी से रिलेटेड है, अनुवांशिकता। और एक बात ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड म्यूसिस लिखा ना तो हमको ध्यान में आया, जो जीन का वेरिएशन होता है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जब मीटोसिस सेल डिवीजन होगा ना उस केस में होता है जेनेटिक वेरिएशन। इस बात को ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। अगले प्रश्न पे आइए। तो अगला प्रश्न है हमारा करा द कैंस इन व्हिच फूड पैक। देखिए ये क्वेश्चन हमको लग रहा है जो ना टीआरई में अभी तक 3 टीआरई हुआ है ना, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 अगर देखिएगा तो कम से कम ये मैं पढ़ाया हूँ, इसमें कम से कम 3 बार तो पढ़ा चुका हूँ। ऐसा नहीं जो एक ही टीआरई में आया, सब टीआरई 1 से ही ये क्वेश्चन आ रहा घूम रहा है, कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें 6 to 8 में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो आप अगर इसको देख रहे हैं ना प्रीवियस ईयर एनालिसिस, मेरा देखिए किसी का देखिए, अगर देखना तो चाहिए ही आपको, देखेंगे अगर जब तक आप प्रीवियस पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे ना तब तक आपको पता ही नहीं चल पाएगा ना जो कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एकदम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस देखिए और धीरे धीरे मतलब आराम से इसको देखिए, उसके आधार पे आप स्ट्रेटजी बनाइए तो जल्दी कर पाएंगे और आसानी से हो पाएगा ये चीज। तो हमारा था ये यही बता रहा था, ये देखिए 1 to 5 में, 6 to 8 में कहीं भी इधर से क्वेश्चन उधर, इधर से क्वेश्चन वहां जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। अगले प्रश्न पर बढ़ें। अगला प्रश्न है द प्रोसेस इन व्हिच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मिनरल्स एंड वाटर कहाँ से लेता है, ग्राउंड से लेता है, रूट्स के थ्रू, और सनलाइट चाहिए उसको। इन सब के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो एनर्जी मतलब फूड बनता है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय विच टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। जाइलम के थ्रू वाटर का रूट से लीफ तक जाता है, तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू भी आपको याद रखना है। तो इसमें है जो क्या है, कौन सा पूछ रहा है, जो वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, क्या है उस प्रोसेस का नाम पूछा हुआ, जो किस प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है, बताइए कौन सा प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, क्या होगा। हाँ बताइए। तो इसका सही आंसर है, 1 मिनट, हाँ सही आंसर है रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही वो कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में क्या जो है सो बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। अब ये चीज मुझे यहाँ पर ध्यान में आ रहा था जो मुझे बताना चाहिए या नहीं आप लोगों को। रिडक्शन आ गया ना तो आपको याद क्या करना है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स, ये तीनों रिएक्शन ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। और एक चीज क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, क्या किया, मैं ऑक्सीडाइज्ड हो गया हूँ, तो मैं जो अगर ऑक्सीडाइज्ड हुआ हूँ तो किसी को रिड्यूस किया होगा तब तो मैं ऑक्सीडाइज्ड हो गया हूँ। कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है दैट मीन्स दैट एलिमेंट इज रिड्यूसिंग सम अदर कंपाउंड और एलिमेंट्स। समझ रहे मेरी बात को। चलिए आगे अगला प्रश्न है द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर। अब प्रिंटर वो जेरोक्स में ज्यादा या प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट जो होता है तो उसका क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो होता है स्ट्राइक पर कितना स्ट्राइक पर इंच वो कर रहा है उसी पर, मतलब वो खट खट जो प्रिंटर रहता है यहाँ पर जो उसका की रहता है, की तो इसको क्लिक करते हैं ना और उसके बाद जो प्रिंट होता है तो पर मतलब जो है सो स्ट्राइक कितना
इंच पर स्ट्राइक पर इंच कितना, हाउ मेनी स्ट्राइक्स पर इंच ये ले रहा है, उसको उसके क्वालिटी, उसी से उसके क्वालिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। अगला प्रश्न है ट्राइकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू, देखिए आ गया ना ट्राइकोमा डिजीज। अभी देखिए लंग्स से क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है लंग्स से रिलेटेड डिजीज एक पूछ दिया है, ट्राइकोमा। लंग्स का डिजीज नहीं है, ये आई का डिजीज है, आई का। ये बताना चाह रहा था जो आपको डिजीज भी देखना है, ह्यूमन बींग्स में कहाँ कहाँ क्या क्या डिजीज होता है उसको देखना है। तो ट्राइकोमा डिजीज जो ह्यूमन बींग में होता है वो आइज से रिलेटेड होता है, और इस होता है किस चीज़ के कारण, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये बैक्टीरियल है, फंगल है या वायरल है, किस चीज़ से होता है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। किस चीज़, कौन से बैक्टीरिया के लिए से होता है, बैक्टीरियम ट्राइकोमाटिस, ट्राइकोमैटिस होता है, उसके कारण होता है। आँख की एक बीमारी है। क्लियर है। अगले प्रश्न पाइए। मतलब ये जो क्वेश्चन कीजिएगा ना, अब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 देखिएगा तो इससे पता चला जो वो एक डिजीज पूछा जा सकता है, तो हम लोग डिजीज कर लेंगे एक साथ। अगले प्रश्न पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया न्यूटन्स थर्ड लॉ से, तो हमको ऐसा नहीं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ कर लिया हो गया, यहाँ देख लिया, ये क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। लेकिन इससे जितने प्रश्न बन रहे हैं ना न्यूटन्स लॉ से, एक होता है फर्स्ट लॉज, ये किस चीज़ का डेफिनेशन देता है, एक होता है सेकेंड लॉज, ये किस चीज़ का डेफिनेशन देता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक होता है थर्ड लॉ, थर्ड लॉ किस चीज़ के बारे में बताता है। तो थर्ड लॉ तो आप लोग जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकेंड लॉ किसका डेफिनेशन देता है, सेकेंड लॉ में क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया का। उसके बाद आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो इसमें जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक आर्चरी, आर्चरी मतलब तीरंदाजी में, तो तीरंदाजी में तीर जो ये बना हुआ रहता है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर आपने ऐसे करके बाण लगाया, इसको इधर खींचते हैं, तो क्या हो गया, आपने एक्शन लिया, इसको ऐसे करके स्टिच किया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी फुल हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ गया। जैसे ही आपको छोड़ते हैं तो ये रिएक्ट करेगा ना, ये अपना एनर्जी ट्रांसफर इस पर करता है, ये निकल के जाता है, तो आर्चरी होगा। और स्पेस रॉकेट तो जानते हैं इसी पे काम करता है, क्या थ्रस्ट पे काम करता है। ये क्या होता है, स्पेस रॉकेट जो कोई है, इसमें स्पेस रॉकेट, इसमें क्या देखते हैं, धुआं कितना तेजी में नीचे निकलता है, इसके कारण ही उस पर प्रेशर बनता है, ऊपर की तरफ उड़ता है। तो ये क्या हो गया, एक्शन हो गया, जो नीचे जो धुआं निकलता है, ऊपर की तरफ प्रेशर, रिएक्शन हो गया। जो दोनों है तो मोर देन 1 होगा। सही आंसर है डी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। वेंचुरी मीटर किस चीज पर काम करता है, वेंचुरी मीटर जो है सो ये इस पे काम नहीं करता है। ये वेंचुरी मीटर एक्चुअली क्या होता है ना, वो हम लोग वेंचुरी मीटर से मेजर करते हैं आपको लिक्विड के फ्लो का, लिक्विड का फ्लो का रेट मेजर करते हैं, किसी पाइप में किस रेट से फ्लो करता है। तो इसके लिए एक डिजाइन है, ऐसे करके डिजाइन हम लोग बनाते हैं, डिजाइन 2 जगह ऐसे करके पाइप लगा देते हैं, तो इसमें कितना तक ऊपर जाता है उससे मेजर करते हैं। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करता है वेंचुरी मीटर। सही आंसर होगा आर्चरी, मतलब तीरंदाजी और अंतरिक्ष रॉकेट, तो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है पार्टिकल्स व्हिच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उसके न्यूक्लियस में हमको एक पार्टिकल ऐड करना है। पार्टिकल में ऐड क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड थोड़े करेंगे न्यूक्लियस में, नहीं, आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि यही दोनों रहता है ना न्यूक्लियस में। अब प्रोटॉन जो होता है ना, किसी भी पार्टिकल के केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। जैसे प्रोटॉन आपने ऐड किया तो उसमें चार्ज चेंज हो गया, चार्ज जैसे ही चेंज होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, रिएक्टिविटी पे असर पड़ जाएगा, क्या कैसा रिएक्शन होगा, क्या करेगा नहीं करेगा, वो असर पड़ जाएगा, तो न्यूट्रॉन होगा सही आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करें। अगला प्रश्न है जो अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट, मतलब एक पीस ऑफ वायर है, एक पीस ऑफ वायर है, इस जो भी है इसको 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में। इसका लेंथ मान लीजिए एल रहा होगा। तो हमने एक चीज पढ़ाया था आप लोगों को, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए, मतलब एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इस बात को जानना है। इसका मतलब एल जितना लंबा रेसिस्टेंस लंबा,
एल का छोटा करिएगा उसी रेशियो में आर छोटा। मतलब क्या, एल को दुगुना रेसिस्टेंस दुगुना हो जाएगा, एल को आधा करेंगे रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा, एल को तिगुना करेंगे रेसिस्टेंस तिगुना हो जाएगा। क्लियर। आर इसका रेसिस्टेंस अगर पूरे का आर था, इसको आपने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर छोटे पार्ट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/5 R/5 और R/5। ये सब 5 रेसिस्टेंस मिल गया आपको R/5 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 का। पुनः मैं बता रहा हूं, रेसिस्टेंस जो किसी वायर का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ द वायर, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब यह कि अगर लंबाई बढ़ेगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ सकता है, लंबाई को दुगुना किया गया तो रेसिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। कीप इन माइंड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, मतलब एरिया को कांस्टेंट रखे हम। तो अगर लेंथ को दुगुना कीजिएगा तो रेसिस्टेंस दुगुना हो जाएगा, लेंथ को आधा कीजिएगा तो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको 5 ऐसे रेसिस्टेंस मिल गए जिसमें R/5 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 उसका वैल्यू है। अब कहा कि इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम मतलब क्या होता है, पैरेलल क्रम में जोड़ दिया गया है। तो कह रहा कि समतुल्य रेसिस्टेंस R' है तो दोनों का अनुपात क्या होगा। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न है क्या। एक्चुअली अपने रेसिस्टेंस तो एक लंबा सा रेसिस्टेंस था, इसको काट लिया तो ईच रेसिस्टेंस कितने कितने का 5 R/5 का मिला ये, और उसको जोड़ दिया ऐसे करके पैरेलली। 5 रेसिस्टेंस हमको पैरेलली जुड़ा हुआ, 5 हो गया। ये पैरेलली जुड़ने का क्या मतलब होता है, सबका एक एंड एक ही जगह ऐसे करके इसको बैटरी से किसी चीज से लगा दिए। तो पूछ रहा है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। जब पैरेलल जुड़ा रहता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लिया R' है, तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला में 1/R' इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सोन जितना भी रहता है। तो इसको लिखेंगे 1/R' इक्वल टू R1 कितना है R/ सब, तो सब क्या है R/5 5 ऐसा है, तो इसमें लिखिएगा तो R/5। अगर इसको R/5 कीजिएगा ऐसे करके तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, इसमें 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर तो क्या हो जाएगा 5/R कितना बार 5 ठो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया हमारा 25/R नहीं हो गया, तो 1/R' बराबर 25/R आ गया। हमको रेशियो किसका मांग रहा है प्रश्न में, चलिए यहां से निकाल लेते हैं। R/R' हमको कितना आ गया, R/R' मतलब वो छोटा सा बड़े वाला रेसिस्टेंस का जो वैल्यू दिया होता है वो, अब जो इक्विवेलेंट अभी मिलेगा वो बराबर क्या हो जाएगा R इधर 25। अब जो मांगेगा उसके अनुसार निकाल देंगे। तो अगला देखिए क्या कर रहा है, हमको मांग क्या रहा है R/R' ही मांग रहा है, R' नीचे ही है तो कितना आ गया 25। तो सही आंसर क्या हो जाएगा C 25। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक हीटर रेसिस्टेंस 8 ओम है और 15 एम्पियर करंट उससे फॉलो कर रहा है, 2 घंटे तक उसमें करंट फॉलो किया है, तो हीट डेवलप कैसे होगा। जब हीटर में आप करंट देते हैं, अटैच करते हैं उसको प्लग से, करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, हीट होना शुरू करता है। तो कह रहा है 2 घंटे तक अगर हीट हुआ है तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, जबकि दिया हुआ रेसिस्टेंस 8 ओम है और करंट उससे 15 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अब जब तक आपको हीट का फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे निकालिएगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड होता है I² जहाँ I है करंट, R है रेसिस्टेंस, T है टाइम कितने देर तक है। तो I² आप कर लीजिए, 8 जा 64 नहीं 8 नहीं है वो, ये 15 है तो 15 जा कितना हो जाएगा 225। रेसिस्टेंस कितना होता है, रेसिस्टेंस क्या दे रखा हुआ है 15, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 2 जा 30 या 3 से इसके कीजिएगा तो 675, 3 2 जा 6 हाँ, और यह एक 0 था, इतना आ जाएगा 67 50 नहीं दिया आंसर कहीं, 67 50 नहीं दिया तो क्या हो जाएगा आंसर ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न पर मूव करें। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर्स फॉन्ट इन द डिक्शनरी। अब देखिए डिक्शनरी में जब भी आप कोई डिक्शनरी या बहुत पतला जो आप प्रकार ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते हैं ना, उसमें एक लेंस देता है बच्चा लोग को, और बच्चा लोग क्या करेगा ना उसी लेंस से जाके पेपर जलाते रहेगा। यहाँ से ऐसे एकदम पेपर यहाँ पर रखेगा पे सनलाइट में जाएगा, इसका एकदम फोकस लाइट होते रहता है, लाइट फोकस होगा तो वहाँ जल जाएगा। इसी ग्लास का हम लोग यूज करते हैं पढ़ने के लिए। अब लाइट फोकस किस में होगा, लाइट फोकस हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो कन्वर्जिंग लेंस है। ध्यान दीजिए क्या, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग लेंस, CONVERSING कन्वर्जिंग लेंस है ये नहीं। क्लियर।
कन्वर्जिंग बोले तो जो मतलब बीच में छुएगा तो उठा हुआ रहेगा और साइड साइड में पतला रहेगा। इसको अगर बीच में छुएगा तो उठा हुआ रहेगा और साइड साइड से पतला मिलेगा दोनों चारों तरफ से। मतलब लेंस ऐसा है, जब बीच में उठा हुआ रहता है उसको कन्वेक्स बोलते हैं, जब बीच में धंसा रहता है ये गुफा की तरह हो गया ना तो इसको कनकेव लेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो वो जो होता है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर सर? क्लियर है? हम लोग यूज करते हैं क्या? कॉन्वेक्स लेंस। और स्टैंडर्ड लेंस में उसका 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होना चाहिए। तो कनकेव 5 का दिया है, कॉन्केव 50 का दिया, कॉन्वेक्स 50 का दिया, नहीं इसमें से कोई नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर वाला कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो नॉन ऑफ दीज होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न पर मूव करें। अगला प्रश्न है द ह्यूमन आइज फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो आइज में जो बताया कितनी बारी, देखिए कितना बारी प्रश्न रिपीट हो गया। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, तभी देख पाइएगा। तो रेटिना। आयरिस क्या करता है? आयरिस का काम है लाइट को कंट्रोल करना। ये पतला सा रहता है ना, पतला सा आयरिस, उसी से लाइट एंट्री करता है। नहीं ये पिपिल है। आयरिस इसके बाद एक लिक्विड होता है। तो आयरिस का काम होता है क्या? इसमें रिफ्रैक्शन को मतलब परावर्तन के लिए यूज होता है। परावर्तन नहीं बोलते उसको, अपवर्तन, अपवर्तन का काम करता है ये आयरिस में। और कॉर्निया का क्या काम है? कॉर्निया क्या है? कॉर्निया मतलब कहते हैं कोरोना। कोरोना क्या? डोनेट। तो कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। आंख जब डोनेट करते हैं ना तो कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। क्लियर है? इसको देखिएगा तो यहाँ पर मैं जो फंक्शन बताया कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, इसको एक बार देख लीजिएगा। आयरिस का क्या काम होता है सबका, लेकिन फंक्शन आपको ध्यान रखना। आयरिस, सिलियरी मसल, पिपिल, है ना। आयरिस को कंट्रोल करता है, लाइट का ही एंट्री कितना होगा उसी को कंट्रोल करता है। कॉर्निया रिफ्लेक्शन, कॉर्निया पीछे होता है, रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, जब भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िएगा तो उसमें मेन और वीमेन अलग अलग पढ़ेंगे। मेन का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वीमेन का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ये 6 हार्मोन्स मेन में, 6 हार्मोन वीमेन में, 6 रिलेटेड डिजीज इन मेन, 6 रिलेटेड डिजीज इन वीमेन। इतना चीज जानना है। और जेंडर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, ये 4-5 चीज जानना है जो पूछा जाता है रेगुलर। तो इसमें कह रहा है जो वीमेन का ओवरी होता है वीमेन में, यूटेरस होता है वीमेन में, फैलोपियन ट्यूब होता है वीमेन में, ओव्यूल होता है वीमेन में, क्लिटोरिस होता है वीमेन में। ये सब वीमेन में होता है। मेन में क्या क्या होता है? स्क्रोटम होता है, वास डिफरेंस होता है, उसके बाद क्या होता है? पेनिस होता है, उसके बाद क्या क्या होता है? हाँ बस ये सब है मेन में। स्पर्म, यहाँ पर ओव्यूल। तो हमारा ये जो वास डिफरेंस है वो होता है मेन से। क्लियर? ये ओवरी एंड यूटेरस है फीमेल से। वास डिफरेंस इसलिए, वास डिफरेंस एक चीज और याद रखिएगा, जो क्या होता है हमारा ये फैमिली प्लानिंग होता है ना, परिवार नियोजन, तो वीमेन का और मेन, मतलब ऐसा तो ट्रेडिशन है इंडिया में, जनरली वीमेन का भी कराया जाता है, वीमेन का ही कराया जाता है, लेकिन मेन का भी होना चाहिए, होता है मेन का भी। तो मेन में जो ये बंध्याकरण, वीमेन में क्या होता है बंध्याकरण में, ये बात जानिए। जैसे वीमेन का, हाँ वीमेन का जो ये फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है, ओवा रहता है यहाँ पे, तो फैलोपियन ट्यूब को ही काट दिया जाता है, जहाँ से ओव्यूलेशन के बाद ओवा निकल के, अंडा निकल के निषेचन के लिए आता है। तो एक बात और पूछा जाता है, निषेचन कहाँ पर होता है? स्पर्म और ओवा का, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, इसी फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देता है, यानी तो इसको ब्लॉक कर देता है। तो हो गया क्या चीज? परिवार नियोजन, ऑपरेशन कर दिया अपना उसका। अब ये जो है सो कंसीव नहीं कर पाएगा। और फीमेल में, मेल में क्या करता है? ये वास डिफरेंस, इसी नस, ये वास डिफरेंस क्या है? एक वाहिका है, इसी के थ्रू स्पर्म जो है सो आता है। तो इसको क्या करता है? कट कर देगा। तो इसको बोलते हैं वासक्टोमी। अब ध्यान दीजिए, मेन का जो बंध्याकरण होता है उसको बोलते हैं वासक्टोमी, और फीमेल का जो बंध्याकरण होता है उसको बोलते हैं ट्यूबक्टोमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है एंथर कंटेंस। अब हम लोग जब फ्लावर्स का पार्ट्स पढ़ रहे थे ना, देखिएगा 9th-10th में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो कह रहा है जो एंथर्स क्या कंटेन करता है, तो हमने पढ़ाया था ना यहाँ पर स्टेमेन या ओवरी, ये
फिलामेंट लाइक होता है, ये जो पोर्शन होता है इसी में एंथर रहता है, इसी से पोलन ग्रेन गिरता है इस पे और यहाँ से नीचे आता है। कोई दिक्कत है? तो ये क्या रहता है? पोलन ग्रेन रहता है। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना? अगला प्रश्न है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू, ये प्रश्न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। अब देखिए क्या है ना, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढेर तरीके से होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लग रहा है जो मुझे किस क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग एनसीईआरटी में, 7th में, आई थिंक सो 7th और 8th में दिया हुआ, 7th में दिया हुआ है। उसमें ढेर तरीके का, एक क्या होता है बाइनरी फ्यूजन होता है, उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन होता है, उसके बाद बडिंग होता है, रीजेनरेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। क्लियर? ये सब तरीका हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो जैसे अमीबा है, अमीबा में क्या होता है, एक पार्ट अलग हो जाएगा, धीरे से कट के अलग हो जाएगा। ईस्ट में भी होता है, ईस्ट में किस तरह का होता है ये जानना है आपको। प्लाज्मोडियम में भी होता है, मतलब ये सब एसेक्सुअल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका जो सही आंसर है ना, जो बडिंग के थ्रू होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। बड निकलता है, ईस्ट में क्या होता है, एक बड निकलेगा, यही कट के अलग हो जाएगा। ठीक है? रीजेनरेटिव में क्या होता है, एक पार्ट ही, कोई भी पार्ट टूटा उससे एक बन जाएगा। जैसे किसी चीज का एक, मान लिया हमारा एक उंगली कटा, उंगली से एक आदमी बन जाए, इसको रीजेनरेटिव बोलेंगे। वो प्लेनेरिया में होता है। बडिंग से हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है। ये जो होता है मल्टीपल फ्यूजन होता है, वो प्लाज्मोडियम में होता है। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, अमीबा में होता है। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न का व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन हो गया, खाना नहीं पचा, तो उस केस में कौन सा दवाई लीजिएगा, एंटीबायोटिक ना, एनाल्जेसिक्स नहीं, एंटीसिड। यस, एंटीसिड का यूज किया जाता है उस केस में। क्लियर? ये हो गया हमारा। तो अब ये यहां से हम लोग क्या सीख रहे हैं, इस क्वेश्चन से ये सीख रहे हैं, जो एक चैप्टर होता है लास्ट में, जहां पर क्या दिया जाता है, वो ड्रग्स के बारे में दिया हुआ, एंटीबायोटिक्स, एंटीपैरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, सब कुछ दिया हुआ है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो उससे एक क्वेश्चन, मतलब उस चैप्टर का नाम है क्या, बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स, इसको तैयार करना, ये 11th का एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में भी है, 11th और 12th में, दोनों में है, लास्ट चैप्टर में ये सब लिखा हुआ। तो अब 11th 12th का क्वेश्चन है, तो अगर वो एक चैप्टर को देख लेते हैं आप, बायोमोलिकुल्स वाला, मतलब 2 पेज में आएगा, हम तो बताएंगे ही। तो बायोमोलिकुल्स से हो सकता है आपका एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको गलत होगा ही नहीं वहां से, बायोमोलिकुल्स में आपको। तो उस चैप्टर को हमको कर लेना है। तो इसको देखिए, आप अपने अनुसार भी एनालिसिस कीजिए, कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुसार तैयार कीजिए। मैटर करता है, 8 प्रश्न साइंस का जो है ना बहुत बड़ा मैटर करता है। चलिए, धन्यवाद।